नमस्कार। आइए उम्मीद करता हूँ भारत के सभी नागरिक अपने जीवन को लेकर सजग होंगे और भारत को सुंदर भारत, सौहार्द भारत, अनेकता में एकता का भारत बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे होंगे। ऐसा मुझे अपने भारत के नागरिकों से आशा है, उम्मीद है और प्रार्थना भी है। देश में एक विषय है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के विषय में है और एक विषय है हरियाणा के एडीजीपी से संबंधित। आइए सबसे पहले मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की बात करता हूँ, जहाँ भारत के इतिहास में सबसे निडर, सबसे स्वच्छ, सबसे महान, सबसे उच्च विचार वाले, जिनमें झलक दिखती है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की झलक दिखती है, जिसमें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छवि दिखती है। मैं बात कर रहा हूँ माननीय श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी, जिन्हें आप डॉक्टर BR गवई के रूप में जानते हैं, जिनका पूरा नाम माननीय श्री डॉक्टर भूषण बाल रामकृष्ण, बाल नहीं, रामकृष्ण गवई है। उनके नाम में ही भूषण शब्द है, राम है, कृष्ण है। ऐसे एक असामाजिक तत्व, एक लूजर्स ने उनके ऊपर हमला किया, जो कि राष्ट्र के माथे पे कलंक के रूप में लिखा जाएगा। और ये लूजर्स जो था, ये एक गोडसे की विचारधारा से प्रेरित था। ऐसे विचारधारा जिस धर्म की वो बात करता है, ऐसे विचारधारा, ऐसे धर्म की भारत जैसे देश में कोई जगह नहीं है। भारत जैसे क्या, विश्व में कहीं कोई जगह नहीं है। और ऐसी बुराइयों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को के नामो निशान भारत से मिटा देने चाहिए। भारत इसका भूतकाल में भी, इतिहास के पन्नों में भी इसकी मिसाल रही है। मैं एक बात कहता चलूं, मैं समझता हूं सबसे बड़ा पुण्य है, आप सारे पापों से तब मुक्त हो जाते हैं, या देश की, अगर सच्चे नागरिक हैं देश के, तो आप तभी उससे मुक्त हो सकते हैं कि आपकी जीवा से, आपके मुख से, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं देश के, शहीद आजम भगत सिंह हो गए, अशफाक उल्लाह खां हो गए, तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो अपने जान की बाजी लगा दिए, बिरसा मुंडा हो गए, और तमाम, इन लोग के जब नाम आप लेते हैं
तो समझिए कि आपने सच्चे मायनों में आप आपके सारे, इससे इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर इनको याद भी कर लेते हैं, इनका नमन भी कर लेते हैं, तो समझिए आपका धरती पे आना सफल हो गया। मैं ऐसे किसी भी काल्पनिक, किसी भी मनगढ़ंत कहानियों का मैं नहीं मानता। भारत को बनाने में आज मैं अगर जिंदा हूँ, यह हमारा राष्ट्र, हमारा संविधान जिससे देश चलता है, जिन्होंने जिन्होंने इस देश की लाज बचाई, अपने सिर को कटा दिया, वो लोग सच्चे मायनों में भारत के कहा जाए तो अल्लाह हैं, कहा जाए तो वो तथागत बुद्ध हैं, कहा जाए तो वो कबीर हैं, वो रहीम हैं। वो गुरु नानक हैं। मैं अब अपनी बात तथागत बुद्ध, कबीर, महावीर, गुरु नानक, गुरु गोविंद और सतना सेनानी शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, तमाम ऐसे जिनके नाम मैं नहीं ले पाया, बिरसा मुंडा हो गए, इन लोगों को साक्षी मान के अपनी बात कह रहा हूँ। आज जिस तरह से असामाजिक तत्वों ने एक जाति विशेष को लेकर हमला किया है, मैं इस तरह का भयावह स्थिति मुझे पहले का तो नहीं पता। पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको फेस किया, इसको इसको जिया है, इस दर्द को, इस पेन को। आज वही ताकतें, आज वही असामाजिक तत्व जिन्होंने जाति विशेष को, जाति का बोलबाला जिनके मन में रहा है, जिनके जिनके अंदर वो जाति भरी पड़ी है, जो मानव मानव में भेद करते हैं, जिनके जिनके बर्ताव में, जिनके व्यवहार में, जिनके उठने बैठने में हमेशा ऊंच नीच दिखता है। मैं ऐसे लोगों को दरकिनार करता हूँ। ऐसे लोगों से देश का निर्माण नहीं हो सकता। भारत जैसे या विश्व के किसी भी देश का निर्माण नहीं हो सकता जो इस तरह की भावनाओं को, इस तरह के अपने मन में ये विचार रखे हुए हैं कि ऊंच नीच जात पात। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी के ऊपर जो अटैक हुआ है, जो आक्रमण हुआ है, जो बर्ताव हुआ है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और उसके साथ साथ भारत सरकार, माननीय श्री नरेंद्र जी की सरकार, जो उनका 8 घंटे बाद थोड़ा सा विचार आता है, उसमें भी कुछ कार्रवाई और कोई भी पॉजिटिव संकेत नहीं दिखता है कि वो क्या इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है उन्होंने। आज पंजाब में, कर्नाटक में और मुंबई में भी उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ FIR हुए हैं जिन्होंने हमारे भारत की गरिमा को गिराया है, हमारे भारत की एकता को तोड़ा है। ये उस छत बिछित, उस निर्लज इंसान, जो लूजर्स हैं, जो घृणित व्यक्ति है, जो दया का पात्र भी नहीं है, उस जैसे मानसिक रोगी मनुष्य ने जो ये कृत्य किया है, वो
राष्ट्र को उसने हमेशा हमेशा के लिए, संविधान को हमेशा हमेशा के लिए, भारत की एकता को हमेशा हमेशा के लिए छिन्न कर दिया है। यही चीज़, इसी तरह की चीज़ माननीय श्री डॉक्टर DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी के साथ हुआ था। उनके ऊपर वही कार्य हुआ था, उनके ऊपर भी किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वो फेंका था। अब मैंने यहाँ मुस्लिम नाम लिया, इस तरह से वो हिंदू भी था, वो जिसको सनातन का वो बोलबाला कहता है। मुझे कहना पड़ेगा, जब मैंने मुस्लिम का नाम लिया तो मुझे ये भी कहना पड़ेगा वो सनातन, वो RSS और वो हिंदू था। अब वो मुस्लिम व्यक्ति जो था वो, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस हो गया, वो जेलें बंद है, उस पर एक्शन लिया गया। और यही मेन स्ट्रीम मीडिया, यही गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है गोदी मीडिया, वो जूता जिहाद अनेक अनेक नामों से उसने 24/7 प्रायोजित प्रोपेगेंडा चलाए और देश में एक माहौल बनाया कि जूता जिहाद, ऐसे लोग मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत फैलाया इसी मीडिया ने। इसी मीडिया ने जो वही काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया है इस मीडिया ने। ये मीडिया को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता और ऐसे लोगों को चुन चुन करके हमें चिन्हित करना होगा और इन्हें कड़ा सा कड़ा दंड संविधान के अनुसार, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसके अनुसार देना होगा, जिसके इनकी रूह कांप जाए, इनकी पीढ़ियां कांप जाए। जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि हम ऐसी सजाएं देंगे, ऐसे सजा देंगे जिनसे इनकी पीढ़ियां कांप जाएं, इनके रूह कांप जाएं। तो उसी से संबंधित हो करके हमें इस ऐसे तत्वों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को हमें रूह कपा देने वाले दंड देने होंगे। बहुत सारे काम आज की सरकार में संविधान से अलग हो रहे हैं, तो हमें भी आने वाली जो सरकारें होंगी वो वही संविधान का पालन करते हुए, और कुछ ऐसे भी जो संविधान से अलग हो, क्योंकि जब एक पीढ़ी गलती करती है तो उसकी भरपाई उसी तरह से की जाती है दूसरी पीढ़ी जब आती है। एक सरकार बदलेगी, दूसरी सरकार आएगी। आज यही असामाजिक तत्व जिन्होंने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में सोशल मीडिया पे वीडियोस, घृणित चलचित्र प्रस्तुत किए हैं, सब उनके बारे में आज FIR होने की वजह से साफ साफ बेधड़क निडरता से वो माफ़ी मांगने के लिए माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। इसी तरह से जब सरकारें बदलेंगी तो मैं ये आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ऐसे कोई भी किसी भी किस्म का ऐसा कार्य न किया जाए जो हमारे भारत की एकता को तोड़ने का कार्य करता हो और सौहार्द बिगाड़ने का काम करता हो। हमें नियम से, संयम से चलना है। हमें तथागत बुद्ध के उस मध्यम मार्ग का पालन करना है, तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। मैं हरियाणा के ADGP, जिन्होंने स्वयं अपनी रिवाल्वर से अपनी जीवन को समाप्त कर लिया, जिसको सुसाइड कहते हैं, उन्होंने वो कर दिया क्योंकि वो जाति से इतने पीड़ित थे, उनको जाति सूचक शब्दों से अपशब्द कहे गए। उतने बड़े अनुभवी सीनियर ADGP, पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में उन्होंने हरियाणा में अपनी जीवन के महत्वपूर्ण पल बिताए और समाज को एक अच्छा आईना दिखाया। ऐसे अधिकारी आज उस सिस्टम की भेंट चढ़ गए। क्या ऐसे 15-16 वरिष्ठ IAS IPS अधिकारी हैं जो आज हरियाणा गवर्नमेंट में कार्यरत हैं?
सुनने में आया है कि उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। क्या कभी भारतवर्ष में किसी वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर को, और भी 15 या 16 आईएएस ऑफिसर्स जो इसमें चिन्हित किए गए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, आपको लगता है कि उनके ऊपर, अगर ऐसा हुआ, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, ये सब जो 15-16 आईएएस ऑफिसर हैं, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा देश के लिए, और लोग कोई भी कुकर्म पाप करने से डरेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक विशेष जाति को टारगेट किया जा रहा है, एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? अगर इन विशेष जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो अपने आप को हिंदू और सनातन कहते हैं, मैं कभी ऐसा नहीं मानता। मुझे उसका, अगर ये लोग इतने ज़्यादा रेडिकल हैं, हिंदू सनातन के शब्दों से इतना ज़्यादा हैं, जो विशेष जाति के धर्म को वो उनको पच नहीं रहा है, उनकी उनका जो वो जो अपने वैल्यू अपना बढ़ा रहे हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, SC ST हैं, वो अपने आप को इस मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं, देश को एकता में पिरोना चाह रहे हैं। ऐसे लोग जो सनातन हिंदू से प्रेरित RSS के भावना से, जैसा कहा जा रहा है, ये मेरे वक्तव्य नहीं है, मैंने सुना है जो मैंने कहा जा रहा है, तो ऐसे लोग देश के लिए खतरे हैं। मैं ऐसे किसी भी धर्म का, मैं ऐसा किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं करता, और ना ही मैं चाहूँगा मेरे जीते जी कभी भारत, अगर वो हिंदू राष्ट्र ऐसा है जिसमें ऐसे हो। सोचिए आज के समय में, आज 2025 के समय में ऐसा चल रहा है अगर, तो कितना दर्द है, कितना पेन है लोगों में, कितनी उदासीनता है, डर है, भय है। इस तरह के वातावरण में लोग ऐसे जी रहे हैं। आप जरा सोचिए, जब बिरसा मुंडा जी रहे होंगे, जब कबीरदास रहे होंगे, जब सम्राट अशोक के समय में जो भी रहा हो, बाबा साहब के समय की बात करिए, तो कैसा रहा होगा ये चीज़, कैसा भारत रहा होगा? सोच के देखिए ये भारत कैसा रहा होगा। तो जब आज के समय में इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की समस्याएं हैं आज के भारत में, उस वक्त कितना बड़ा रूप हो, कितना बड़ा दर्द, कितने बड़ी समस्या से ये लोग गुजरे होंगे। इनके पैरों में झाड़ू, गले में घड़ा बांध देता था। वो इसी तरह के कुछ चलचित्र, कुछ पिक्चर X पे, ट्विटर पे दिखाए गए हैं। इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इतना ज़्यादा आपके अंदर असहनशीलता आ गई है। सरकार बनते ही कुछ ही समय बाद बॉलीवुड के सबसे उच्चतम सितारे, सबसे महान सितारे, मैं उनको अमिताभ बच्चन साहब से, राजेश खन्ना साहब से बड़ा सितार मानता हूँ, एक्टर मानता हूँ, और उनका नाम आप जान गए होंगे, आमिर खान साहब। श्री आमिर खान साहब ने ये इनटॉलरेंस की बात की थी, तब हमें लगा था कि इनटॉलरेंस, सोचिए उन्होंने कितने पहले इसको एज्यूम कर लिया था, आज बिल्कुल वो इनटॉलरेंस दिख रहा है। भगत सिंह जी ने अगर लड़े नहीं होते अंग्रेजों से तो आज़ादी नहीं मिलती। हमें भी लड़ना है। भगत सिंह का आप आज राष्ट्र कृतज्ञ है, आज हर कोई कृतज्ञ है। तो इन असामाजिक तत्वों से लड़ना होगा, हमें आवाज़ उठानी होगी। हमें कोई भी आंदोलन, कोई भी अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए शब्दों का, संविधान के शब्दों का चयन करना होगा। हमें कोई भी ऐसी भड़काऊ बातें, अपशब्द बातों का चयन नहीं करना होगा, क्योंकि पूरा भारत हमारा भारत है, प्यारा भारत है। लेकिन कुछ है इस बीच में जो असामाजिक तत्व हैं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी, मैं किसी भी जात विशेष पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लोग हैं जो कुछ उनके कार्य ही ऐसे हैं कि उनकी वजह से एक जात, एक धर्म को उंगली उठती है। ये जितनी भी पॉलिटिक्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये जानते हैं ये इसमें कोई भी नेता गलत नहीं है। ये जनता जो चुन के भेज रही है, जो जनता इनसे जो उम्मीद लगाए बैठी है, वही पॉलिटिशियन पूरा कर रहे हैं।
मेरा आप आप बहुत सारे पहलू पर विचार करिए। मैंने एक बात कहा, आज मीडिया चुप बैठी है। उस मुस्लिम के केस में, उस मुस्लिम जो व्यक्ति थे जिन्होंने श्री माननीय श्री डॉक्टर DY धनंजय यशवंत चंचूड़ जी के ऊपर जूता फेंका था, उसके ऊपर मीडिया ट्रायल चल रहा था, उसको जेल में बंद कर दिया गया। पूरे न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, जिसको मैं कभी भी भारत के संदर्भ में, भारत को जोड़ने वाला अखबार नहीं मानता, दैनिक जागरण को कभी नहीं मानता मैं, वो एक विशेष जाति धर्म को रिप्रेजेंट करता है। वो लोग पढ़े, धन्य हो वो लोग। लेकिन आज जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, मेरी सिर्फ ये कहना है इस सरकार से, क्या आपने बांट नहीं दिया? क्या ऐसा कभी सौहार्द बिगड़ा देश का? मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरह से अनिश्चितता का दौर रहा है भारतवर्ष में। मैंने अपने इस उम्र तक तो नहीं देखा, मैंने कभी भारतवर्ष में अनिश्चितता का दौर नहीं देखा, इतना मैं द्वेष नहीं देखा, ऐसी भावना नहीं देखी मैंने। मेरा रहना ना रहना क्या है, मैं आज बोल रहा हूं, मुझे जितनी समझ है मैं बोल रहा हूं। मैं इसी तरह से अपनी बात कह सकता हूं। मैं कोई मीडिया पर्सनालिटी नहीं हूं कि मुझसे कोई न्यूज़ चैनल आएगा और पूछेगा और अपनी बात रखूंगा। मैं रहूं ना रहूं, मेरे ये वीडियोस रहेंगे। कोई तो होगा जो मुझे गलत कहेगा या सही कहेगा। मैं ऐसे ही मुंह मौन व्रत धारण करके अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लूं, और समाप्त तो हो ही रही है, ज़िंदगी तो समाप्त हो ही रही है। कुछ समय और जीऊँगा, दुनिया से ऊपर हो जाऊँगा, दफना दिया जाऊँगा या फेंक दिया जाऊँगा या जला दिया जाऊँगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा दिल, मेरी समझ ये कहती है कि जाति ना हो, कोई जाति ना हो। जाति उन्मूलन जरूरी है। और वो जो हरियाणा में 15-16 IAS ऑफिसर ने जो ADGP के साथ किया है, वो अक्षम्य है, वो अक्षम्य है। उनके ऊपर कठोर दंड, यहाँ तक कि मेरा तो ये मानना है कि बहुत सारे इतिहास के इस सरकार में भी ऐसे कार्य हुए हैं जो फांसी की सजा के लिए सही नहीं थे, लेकिन उन्हें फांसी दी गई। मेरा संकेत वही है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को दफ़ा 302 और BNS की धारा मुझे नहीं पता क्या है, उसके अनुसार दंड मिलने चाहिए, जो नज़ीर बन सके, जो नज़ीर बन सके। ये कौन लोग हैं जो देश का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, जो बड़े घमंड से ANI जैसे न्यूज़ चैनल्स जो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, उस विक्षिप्त आदमी, जो मानसिक, जो घृणित व्यक्ति है, उसका भी इंटरव्यू ले रहे हैं, जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर भूषण राम कृष्ण गवई जी के ऊपर जिसने जूता फेंका, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप? ये दिखाना चाहते हैं, उससे पता चल रहा है, उससे लोग यही कह रहे हैं, एक सरकार है जो बढ़ावा दे रही है। मैं इसका स्पष्टीकरण नहीं था, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। मैं आज बोल रहा हूं, मैंने जो ही बोला है मैं अपने दायरे में अच्छा बोला है। कब तक आप ऐसे ही बंद रहेंगे? आज ये लोग हैं, सोचिए इनकी विचारधारा, इनकी मानसिक संतुलन कैसे है। देश के हर बड़े सीट पे बैठे हुए लोग हैं जिनको मनु ने लिखा था कि ये वर्ण व्यवस्था के प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पे आते हैं, और जो वर्ण व्यवस्था के चौथे पैदान पे आते हैं, उन्हें ये जिल्लत झेलनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, धन्य है अंग्रेज जो कम से कम बता दिए साइंस को। आज देखिए हमारे फिजिक्स के बुक्स में कितने साइंटिस्ट हैं भारत के, केमिस्ट्री के कितने साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजी कितने साइंटिस्ट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है, साइंटिस्ट हैं।
मैं आज यूट्यूब के माध्यम से आपकी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब का डिस्कवर किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का डिस्कवर किसने किया था? ये इलेक्ट्रिसिटी जिसकी यूज़ मैं कर रहा हूँ उसको किसने इन्वेंशन किया था? और ये वही लोग हैं जो जिनके बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं। और जितने ये मनु का जो चौथा वो जो सीढ़ी जो बनाया गया था वर्ण व्यवस्था का चौथे पायदान पे, उनके बच्चे बहुत कम विदेश में हैं। मैं कहूँगा कि 99.99% भारत में ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं, भारत के ही वेशभूषा में रहते हैं वो लोग। और ये जो इनको कहा जाता है जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, ये विदेश में, और इनकी कल्चर, इनकी एक्टिविटी, इनकी आदत, इनका पहनावा सारा विदेशी है। एडिडास के शूज पहन के पार्क मिलते हैं। ये लिवाइस, यूएस पोलो और तमाम जो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मुझे इतने ब्रांड नहीं पता, ठीक है, लुइस विटॉन के ये हाफ पैंट पहन के दिखाई देते हैं, फेरारी के जैकेट पहन के दिखाई देते हैं। और इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी ये लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। मैं एक आम नागरिक हूँ, लेकिन जब दिल दुखता है, मैं इतना ऐसा भी नहीं हूँ। मैं भगत सिंह को मानने वाला हूँ, मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ, मैं तथागत बुद्ध को मानने वाला हूँ, मैं गुरु नानक को मानने वाला हूँ, मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ, मैं ईसा मसीह को मानने वाला हूँ। जो इतिहास के पन्नों में जो बिल्कुल दर्ज है कि इनकी ये कब पैदा हुए, कब क्या हुआ, मैं उनको मानने वाला हूँ, यथार्थ को मानने वाला हूँ। मैं भारत की धरती से प्यार करता हूँ, मैं भारत माता से प्यार करता हूँ। और ऐसे असामाजिक तत्वों को मैं इस प्रकृति से, तथागत बुद्ध से, गुरु नानक से, गुरु गोविंद से, तमाम ऐसे महान पुरुषों से मैं आग्रह करता हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इन असामाजिक तत्वों को भारत के सौहार्द बिगाड़ने के लिए दंड दे सकूँ। ये मेरा बहुत सारी बातें हैं, मैं लिख के नहीं बोलता। बहुत सारी बातें वीडियो जब ख़त्म होंगी तो याद आएंगी कि ये मैंने क्यों नहीं बोला। मैं अगर सोच के बोलूँ, कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा विचलित, बहुत ज़्यादा पीड़ा, बहुत ज़्यादा दर्द से मैं हूँ। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, कर नहीं सकता। कल ही मैंने एक्स पे एक लेटर लिखा। मैंने वो लेटर तो मुझे पास नहीं है। मैंने आग्रह किया, मैंने प्रार्थना किया कि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में अनाप शनाप जो कह रहे हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मैंने बात कही अपनी, एक नज़ीर बने। मुझे यूएस जाना था, जब कुछ पासपोर्ट का इश्यूज था, तो माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से मैं मंदिर मिला था। तब वो सांसद हुआ करते थे। मैं आज भी उनको एक अच्छा इंसान मानता हूँ बहुत। उनकी भी अपनी एक दायरा है, वो भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी को, लेकिन प्यार सबसे करते हैं, द्वेष कहीं नहीं है। मैंने तो नहीं देखा कभी कुछ किसी को, उनके मंदिर में सब कोई आता है। अभी होली के समय में मैं वहाँ पे था, सबके लिए सबको प्यार से, कोई वहाँ पे जाति धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, जब बोलते हैं तो है कुछ उनका, मैं वो पॉलिटिकल इशू है उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन एक मनुष्य के रूप में, एक समाज के रूप में, एक भारत के नागरिक के रूप में वो अच्छे इंसान हैं। मैं ये बात में डर के नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, अगर डर के बोलता तो इतना नहीं बोलता। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप देखिएगा। वो इंसान ही क्या जो डर जाए, कुछ भी गलत नहीं है। अंग्रेज भाई बोलूँगा उनको मैं ऐसे नहीं, क्योंकि आज दोस्ती यूएस, अमेरिका, भारत, आज अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगाए हैं, तो भारत की स्थिति खराब हुई है कि नहीं हुई है? वो भी तो अंग्रेजी हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, लंदन की बात करिए, आज जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भाजपा के तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता जिनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, अभी प्लेन क्रैश हुआ था,
देखिए वो कहाँ लंदन में जा रहे थे, भर भर के बैग और क्या क्या लेके जा रहे थे छुट्टियां मनाने के लिए। और एक एक बड़बोला बाबा है कोई, जिसने बोला था कि वो सब स्वर्ग में गए क्या किए, लेकिन वो शहर कुंभ के उसमें बोला था, वो प्लेन क्रैश पे नहीं बोला था। प्लेन क्रैश में बोलता तो जेल में ठूस दिया जाता उसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसी लंदन पे आज इतना प्यार आ रहा है, इतना भाईचारा आ रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी ने क्या कहा था? उन्हें कहा था, मिस्टर प्रेसिडेंट एक्सीलेंसी डोनाल्ड ट्रंप जी को कहा था कि हमारे ट्रू फ्रेंड हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो क्या कर रहे हैं आपको दिख रहा है। उनके लिए पूरे दुनिया में हवन हुआ। आज ये सब कहाँ है, ये अंधभक्त? क्या है? कुछ कुछ है ही नहीं। असल में इनकी नस्ल ही ऐसी है। ये हमेशा से एन केन प्राकारेण साम दंड भेद इनके मन में रहा है। इनकी संस्कृति, इनके वसूलों को अगर, इनके विचारों को अगर थोप दिया जाए तो भारत बिगड़ जाएगा। इस भारत की एकता में जोड़ने का मैं गांधीवादी हूँ। भारत की एकता को जोड़ने में जितना गांधी जी का योगदान है, उतना ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान है। ये महान पुरुष सबका, शहीद आजम भगत सिंह का उतना योगदान है, खान अब्दुल गफ्फार खान का उतना योगदान है, जितने हमारे ये लोग हैं। मैं इनके जब नाम लेता हूं तब मुझे लगता है कि मेरे सारे पाप धुल गए। कैसा है ये भारत, कैसे वो लोग हैं कि जिसकी 24-24 घंटे सुबह शाम पूजा करते हैं। अरे थोड़ा सा सोचो, विचारो, जो तुम्हें आज़ादी दिलाए जो लोग, उनको तुम गोली मारते हो, उनके लिए अपशब्द चयन करते हो। तुम बच्चे हो उनके लिए, उनके ऊपर तुम उंगली नहीं उठा सकते। मुझे हंसी आती है, मुझे हैरानी होती है कि जो अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने जीवन का परवाह नहीं किया, न्यौछावर कर दिया अपने शरीर को, उनको तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है पूजा करने की। और तुच्छ जैसे लोगों का पूजा करते हो, जिनकी कहानियां बना दी गई। क्या किया? 250 साल जो गुलाम था भारत, तो कौन आया लड़ने के लिए? कहाँ गए तुम्हारे ये सब इतिहास के पन्नों में जो लिखे हुए हैं, ये हुआ ये हुआ। आज हम सारे फाइटर जेट, सारे प्लेन रूस से लेते हैं। इस संबंध को दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जिस तरह से मिखाइल गोर्बाचोव से बात करके बनाया, जिस तरह से दिवंगत प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी ने इस संबंध को बनाया, और सबसे बड़ा नाम जो जरूरी था भारत के लिए, जो सबसे जरूरी अहम बात थी, वो था दिवंगत स्वर्गीय जवाहरलाल जी का। उनके बिना भारत नहीं बन सकता था। अच्छा, उनसे कोई भी गलती नहीं हुई। जो भी किया उन्होंने बहुत अच्छा किया। उस समय के लिए उन्होंने सबसे विजनरी काम किया उन्होंने। आज ये जो तुम विदेशों में कह रहे हो ना कि ये विदेश वो विदेश, ये हमारे यहाँ से हैं, सत्य नडेला, सुंदर पिचई और क्या क्या पहले पुराने, वो उनकी ही देन है। IIT एम्स इस सरकार से मैं आक्रमण करूंगा। जो दिख रहा है मैं बोलूंगा उस पर, है ना। झूठ फैलाते, अगर जिस तरह से आज ये इंस्टीट्यूशन पे हमला है, जिस तरह से जेएनयू को जिस तरह से टारगेट किया गया, जेएनयू को, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को जिस तरह टारगेट करके वो किया गया, जिस तरह से ये RSS मनुवादी विचारधारा जिसको कहा जाता है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि भारत में ये चीज पनपे और ये आए। खुल के बोलना होगा, खुल के बोलना होगा, ये जरूरी है। अच्छा, इस पार्टी में क्या है कि कुछ ऐसी महिलाएं रही हैं जो इतनी चीखती चिल्लाती थी पहले संविधान में, पार्लियामेंट में, संसद भवन में। ये अजीब सी चीज रही है जिस तरह से पार्लियामेंट में हम इस पार्टी के लोगों ने एक विशेष जात धर्म पे चिल्ला के अपशब्द कहे। वो अक्षम में थे,
आज वो लोग खुश हैं। तो मैं इस तरह की विचारधारा को कतई पसंद नहीं करता, और ये दुख की बात है। डर, भय एक सीमा तक लगता है। मैं देख रहा हूं बहुत सारी बातें हैं। कहाँ है मीडिया? ये क्यों नहीं आज दिखा रही है कि जब उस वक्त जूता जिहाद चल रहा था, ये जिहाद चल रहा था, एक मुस्लिम ने अटैक किया भारत पे, ये हुआ वो हुआ, चल रहा था। एक सेलेक्टेड बात करता है, सिलेक्टेड बात करते हैं ये गोदी मीडिया। इनको शर्म नहीं है। सोनम वांगचुक जी के साथ क्या हो रहा है, किसी की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। बहुत सारे पॉइंट थे बोलने के लिए, पता नहीं मैं कितना बोला, कितनी चीजें। एक 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 लिख करके बोलना। आज वो जो एडीजीपी हैं, उनकी पत्नी कितना परेशान है। क्या सरकार सिर्फ एक सेंटीमेंट से खेल रही है? आप देखिए इतने बड़े डीजीपी को कैसे एक छोटे छोटे अधिकारियों ने, बड़े अधिकारियों ने कितना परेशान किया। सोचिए क्या गुजरता होगा इस दौर में, इस सरकार में। वहां भी बीजेपी की सरकार है। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। ये बात निश्चित है कि जो आपने बोया है वो काटना होगा, और इस चीज को काटने में एक नाम लूंगा मैं आज के समय में। मैंने कुछ वीडियो में नाम लिए हैं, फिर मैं आज लूंगा। धन्य है माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के फोटो लगवाए। भले ही उनके मन में कुछ भी नहीं है, एक स्वर्ण जात से आते हैं, लेकिन उन्हें कभी मैं उन्हें नहीं देखता। मैं उन्हें सच्चा भारत का नागरिक मानता हूँ। कितने लोग जल भुन गए होंगे। वो हैं, वो वो एक आदर्श नेता हैं, जो भी कहा जाए, है ना। उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां रहीं। मैं थोड़ा कमियों पे भी विचार कर लूँ। जो स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं अभी, माननीय श्री योगेंद्र यादव जी, वो वाकई थिंक टैंक थे, वाकई थिंक टैंक थे। मैं तो कहता हूँ वो गुरु थे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के। अगर वो रहते तो आज मैं चैलेंज करता हूँ कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी होती। तो कहीं ना कहीं ये भूल उनसे हुई। मैं चाहूँगा सारे गिले शिकवे भूल करके माननीय श्री योगेंद्र यादव जी को, खैर हमें नहीं लगता कि अब वो आएंगे, लेकिन एक एक सुंदर विचार तो सजा किया जा सकता है, बैठ के बात की जा सकती है, क्षमा याचना किया जा सकता है। वो इस देश के एक महान प्रधानमंत्री के रूप में उभर सकते हैं। मैं इसमें कहीं कमी नहीं गिन रहा हूँ कि माननीय श्री राहुल गांधी जी के अंदर कोई कमी है, नहीं। मैं चाहूँगा कि इस बार वो भारी मतों से, पूरे भारी मतों से, पूरे सपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठें। ये तो वक्त ही बताएगा कि माननीय श्री बहन जी बैठती हैं, माननीय श्री अखिलेश जी बैठते हैं, माननीय श्री ममता बनर्जी जी बैठती हैं, या माननीय श्री राहुल गांधी जी बैठते हैं, या माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी बैठते हैं। मैं तो इतना पॉलिटिक्स का ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो दर्द होता है मैं बोलता हूँ। मैंने अपने इस वीडियो में किसी के प्रति कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन हाँ, अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने इतिहास और अपनी जो, जिसमें आप जन्म लिए, जिसकी वजह से आज मैं गर्व से कहता हूँ, जिसकी वजह से ये बोल पा रहा हूँ, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से आज मैं इस जो कुछ मेरी वाणी में, जो मेरी जीवा में, जो मेरे बातों में है, उनकी ही ताकत है। तो मैं ऐसे समाज के लिए नहीं खड़ा हो रहूँगा। अगर ऐसे समाज के लिए नहीं मैं उठूँगा तो लानत है मुझे। शहीद आजम भगत सिंह जी ने राष्ट्र के लिए अपनी जान न्यौछावर की। मैं एक तुच्छ प्राणी, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? अपने लोगों के लिए बोल सकता? हमारे लोगों पर अटैक हुआ हरियाणा में, एडीजीपी के जो अटैक हुआ है, मैं उस दर्द की पीड़ा में मैं 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 बहुत इमोशनल हो जाऊंगा। क्या गुजर रहा होगा,
क्या वो एक्सट्रीम कंडीशन होगा कि जो अपने रिवॉल्वर से अपने कनपट्टी पे लगा के अपने को गोली मार दिया उन्होंने? किस हद तक वो, मैं जो मीडिया में बात आई वो मैं कह रहा हूँ, किस तरह से अधिकारियों ने उनको फंसाने का कुछ चक्र रचा है। और ये कहा जाता है कि जो आदमी मरता है तो झूठ नहीं बोलता है वो। अगर इनको माफ कर दिया गया, इन 16 अधिकारियों को और 15 अधिकारियों को, तो मैं प्रार्थना करता हूँ इस प्रकृति से, मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम शक्तियों से, इनको वो कष्ट देना, वो दंड देना, इनकी आने वाली पीढ़ियां तक कांप जाएं, थर्रा उठें, है ना, सपने में सो न पाए, उनकी नींद हराम हो जाए। इतने कड़े शब्दों में मैं ये बात कहूँगा, जिन्होंने एक इतने बड़े होनहार IPS अधिकारी की जान ली। और एक और नाम लूँगा जो कि कोविड में या जो CAA का आया था, NRC वगैरह सब आए थे, उसमें एक IAS ऑफिसर जो कि लद्दाख या ये पोर्ट ब्लेयर में रहे, कृष्णन थे, कृष्णन साहब जो हैं, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, उन्होंने रिजाइन दे दिया IAS ऑफिसर से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग को आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा सिस्टम से। मैं एक छोटा सा जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही मर जाऊँ? अगर मैं नहीं लड़ा इस सिस्टम से तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे परिवार को क्या होगा, या मेरे समाज को क्या होगा? ये लोग ऐसे ही दबाते रहेंगे, ऐसे ही बोलते रहेंगे और हम सहन करते रहेंगे। इनको जब इंसल्ट करना होता है तो जाति पूछते हैं ये लोग, क्लासरूम में खड़े होकर के, और तमाम बातें करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि जब से प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी एक स्वर्ण जाति से थे। तो आप देखिए कि आपका पूरा सिस्टम, अगर भारत आज कमजोर हो रहा है तो आप ही लोग तो बैठे हुए हैं। क्या किया आप लोगों ने? बाबा साहब के किए गए कार्यों को नहीं भुलाया जा सकता। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके समाज के होते, तब तो आप लोग पूरे बादल तक, आसमान तक उनके फोटो छाप दिए होते और छाती फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होते, देखो हमने क्या किया। लेकिन वो जिस समाज से आते हैं, जिस वक्त से आते हैं, आप लोग हमेशा उनको डोमिनेट करने के लिए करते रहते हैं, समय समय पे करते रहते हैं। आज हमारे सिंचाई के ऊपर आपने जो किया है, जो आपकी विचारधारा ने, जो आपके धर्म ने किया है, वो हम कभी माफ़ नहीं करने वाले। मैं चाहूँगा, मैं इस धरती प्रकृति से निवेदन करूँगा कि मुझे फिर दूसरा जन्म दो कि मैं उस कुर्सी पर बैठूँ, उस दिल्ली कुर्सी पर बैठूँ और मैं वही दंड दूँ, उस दंड से याद आ जाए कि उन्होंने इतिहास में दलितों के साथ या नीचे की जो पायदान की सीढ़ियाँ, चतुर्थ की सीढ़ियाँ जो मनु ने बनाया, चौथा पायदान, उसी तरह की सजा देख करके बता सकूं कि ये दर्द क्या होता है, वो जिल्लत क्या होती है। अगर मैं सच्चे मायनों में, अगर मेरे खून, मेरी आत्मा, मेरे रूह में, मेरे शरीर में, मैं अगर पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अगर खून दौड़ रहा है तो मैं बोलता रहूँगा, मेरी आवाज़ को कोई दबा नहीं पाएगा। पूरा पराकाष्ठा, पूरी पराकाष्ठा आपने लांघ दी, आपने पूरी देश को धब्बे में बदल दिया आप लोगों ने। मैं अब चीज़ों को मैं बोलूँगा, अब मैं लिख के लाऊंगा, आपके किए हुए, यही मीडिया क्या क्या बनाती है। मैं नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम लेने का नहीं है, लेकिन ये सब सड़े हुए लोग हैं, ये बिक चुके हैं लोग, ये चाटने वाले लोग हैं, ये मरे जिंदा रूप में ये मरे हुए लोग हैं, जो कि देश की गरिमा, देश की सौहार्द और देश की एकता को खंडित कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, और सब कोई चुप है। मैं माननीय श्री नरेंद्र जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार कहा था, जब दलितों पर अटैक बढ़ गए थे, तो कहा था कि मुझे मार लो, मेरे पीठे मार लो, लेकिन कुछ लोग, ये एक मजाक था उनका, क्योंकि उनके पास पूरी मशीनरीज है, पूरे सिस्टम की ताकत है। अगर यही हमले सड़कों पे होते तो क्या ये वो कहते ये बात कि मेरे पीछे मार लो? उन्होंने अब तक ऑर्डर दे दिया था, मारो, भून डालो इनको, खत्म कर दो इनको, मॉब लिंचिंग कर दो इनको।
बस इसी के साथ अपनी जीवा को आराम देता हूँ, अपनी बॉडी को आराम देता हूँ, फिर आता रहूँगा। मैं प्रार्थना करता हूँ तथागत बुद्ध से मुझे संयम में रहने का वो करें। आज मैं ये भी कहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि जिस धर्म को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं, इसीलिए उनके अंदर इतनी शालीनता है और मेरे अंदर भी वही शब्दों का चयन है, क्योंकि वही खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, तो मैं इतनी शालीन बोल रहा हूँ। मैं कभी भी भाषा की मर्यादा को नहीं लांघता। आप मेरा एक्स उठा के देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, मर्यादित रहता हूँ। और धन्य है मैं उस समाज से आता हूँ, उस उस समाज से आता हूँ, उस कम्युनिटी से आता हूँ। भारत में जो प्रथम महिला शिक्षिका थी, एक फातिमा बेग जी रही हैं, नाम थोड़ा हो सकता है, और ज्योतिबा फुले हो गए, ज्योतिबा फुले के जो वाइफ थी, नाम उनका क्या कहते हैं, सावित्रीबाई फुले। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले रही हैं। ठीक है, धन्यवाद देशवासियों, नमस्कार।